हमारा भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है, यानी कि ज्ञान का भंडार, और अपने रहस्यमय ज्ञान से न केवल भारतीयों को बल्कि पूरे विश्व को सरप्राइज करता आया है। भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनकी कहानियां रीडर्स और लिसनर्स को उस रहस्य के बारे में दोबारा सोचने में मजबूर जरूर करती हैं। और इन्हीं कहानियों में से एक है 9 अननोन मैन। जिज्ञासुओं, यह एक ऐसा किस्सा है जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है, लेकिन लोक कथाओं और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच आज भी जीवित है। और कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि पूरी दुनिया को यही ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है, जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, इस रहस्य के धागे खुलते जाएंगे। इस रहस्य की पोटली को कसकर बांधने वाले कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक थे, जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक लगभग अखंड भारत पर शासन किया। उनका साम्राज्य वर्तमान केरल, तमिलनाडु और आधुनिक श्रीलंका को छोड़कर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक की वीरता का इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में केवल एक ही युद्ध लड़ा और उसके परिणाम इतने भयानक थे जो किसी की आत्मा तक को भी दहला सकते थे। और वो था कलिंग का युद्ध, जिसने वहां की भूमि को रक्त से लाल कर दिया था। कलिंग के उस भीषण रक्तपात ने सम्राट अशोक को आत्मग्लानि से इतना भर दिया कि उसके बाद से उन्होंने कभी हथियार ही नहीं उठाए। साम्राज्य विस्तार की नीति का हिस्सा बने इस कलिंग युद्ध की भयावहता और उससे हुए विनाश ने अशोक के जीवन को ही बदल दिया, और उसके बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक को महसूस हुआ कि साइंस और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कलिंग युद्ध में उस समय उपलब्ध एडवांस टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया था, जिन्होंने अकल्पनीय विनाश को जन्म दिया था। गहन विचारों के बाद सम्राट अशोक को समझ आया कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी जब गलत हाथों में या फिर गलत इरादों से इस्तेमाल की जाती है तो हद से ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। इसलिए उन्होंने इस विनाशकारी ज्ञान को मानवता से छुपाने और इसके दुरुपयोग होने से बचाने के लिए उस नॉलेज को एक सीक्रेट सोसाइटी द्वारा संरक्षित करने का निर्णय लिया। यह ज्ञान सिर्फ युद्ध से संबंधित नहीं था, बल्कि साइंस, फिलॉसफी, मेडिकल आदि सभी क्षेत्रों से संबंधित था। इस सीक्रेट सोसाइटी के निर्माण के लिए सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान, ज्ञानी और विश्वसनीय व्यक्तियों में से केवल 9 व्यक्तियों को ही चुना। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे साइंस, फिलॉसफी, वॉर पॉलिसी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ग्रेविटेशन, कॉस्मोलॉजी, लाइट और सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट थे। इन 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक को नॉलेज के एक विशेष क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई। शायद इन्हीं 9 लोगों के कारण इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम 9 अननोन मैन पड़ा। उन्होंने अपने क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण और यूनिक ज्ञान को 9 अलग अलग पांडुलिपियों में सीक्रेट रूप से दर्ज किया। पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई कोई बुक या प्रतिलिपि। इन 9 पांडुलिपियों में पहली है प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजी। इस बुक में मन को नियंत्रित करने, लोगों को इन्फ्लुएंस करने और मास हिप्नोसिस के तरीकों का डीप नॉलेज था। साथ ही साथ युद्ध की खतरनाक रणनीतियां और जनता को अपने पक्ष में करने के तरीके भी शामिल थे। आज के सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, फेक न्यूज, ब्रेन वॉशिंग जैसी तकनीकों को इसी ज्ञान का हिस्सा मान सकते हैं। दूसरी पांडुलिपि का टाइटल था फिजियोलॉजी। इस पुस्तक में मानव शरीर के रहस्यों और मनुष्य को मारने के कई तरीकों का ज्ञान था, जिसमें डेथ बाय टच जैसी तकनीकें भी शामिल थीं, जो मार्शल आर्ट में प्रेशर पॉइंट के रूप में जानी जाती हैं। कलारी पयट्टू, वर्मा कलई, जो कि दक्षिण भारतीय मार्शल आर्ट है, उन आर्टों में इस ज्ञान का प्रभाव देखा जा सकता है। तीसरी पांडुलिपि माइक्रोबायोलॉजी पर थी। इसमें सूक्ष्म जीवों और खतरनाक बीमारियों का नॉलेज था, और ऐसा कहा जाता है कि उसमें खतरनाक और घातक बीमारियों को बनाने और उनके इलाज करने के तरीकों का नॉलेज था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि कोविड-19 जो एक महामारी थी, वह इसी ज्ञान का दुरुपयोग था। चौथी पांडुलिपि एल्केमी और मेटोलॉजी पर थी। इसमें धातुओं को बदलने और अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल थीं, यानी कि साधारण धातु को एक किसी मूल्यवान धातु में बदलना और किसी डेंजरस पॉइजन के निर्माण का नॉलेज। नागार्जुन, जो हमारे देश के एक महान रसायन शास्त्री थे, उन्हें इसी ज्ञान का धनी माना जाता है।
इसमें विभिन्न माध्यमों के संचार और सीक्रेट सूचनाओं को भेजने के तरीके शामिल थे, जैसे पशु पक्षियों की भाषा को समझना, टेलीपैथ और दूर संचार के रहस्य। इस बुक में गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी और ब्रह्मांड के नियमों के साथ साथ विमान शास्त्र, एंटी ग्रेविटी और उड़ान यंत्रों का भरपूर ज्ञान था। 7वीं पांडुलिपि कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र पर थी। इसमें ब्रह्मांड, ब्लैक होल, तारे, नक्षत्र, टाइम ट्रेवल आदि से संबंधित उत्पत्ति का ज्ञान था और यह नॉलेज हमारी इस धरती पे मौजूद था, इसकी पुष्टि हमारे वेदों और पुराणों से होती है। 8वीं पांडुलिपि प्रकाश यानी कि लाइट पर थी। इसमें प्रकाश की गति, प्रकाश के विभिन्न रूप, मोस्टली टाइप्स ऑफ लाइट और उनको प्रयोग करने के तरीके भी शामिल थे। 9वीं और लास्ट पांडुलिपि है सोशियोलॉजी। इसमें समाज के नियमों, संस्कृति के विकास और उनके विघटन का ज्ञान था, जो कि वर्तमान में कहीं खोता जा रहा है। जिज्ञासुओं सम्राट अशोक को पता था कि इस संसार में जो भी आया है वह एक न एक दिन यहाँ से जाएगा ही, इसलिए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए केवल 2 ही नियम बनाए। पहला रूल था, यदि इस सीक्रेट सोसाइटी के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पर किसी एक नए और योग्य व्यक्ति का चयन किया जाएगा। पुराने सदस्यों द्वारा नए सदस्य को सीक्रेट रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके बाद ही उस अमूल्य ज्ञान को उस व्यक्ति को सौंपा जाएगा। दूसरा रूल था कि जिस व्यक्ति को इस जिम्मेदारी के लिए चुना जाएगा उसकी पहचान सदैव के लिए गुप्त हो जाएगी और इसी क्रम में यह सीक्रेट सोसाइटी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। शायद यही कारण है कि यह ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी के सामने आए पूरे विश्व के नॉलेज को कंट्रोल करता है और विश्व की घटनाओं पर इफेक्ट डालता है। लाइका इल्यूमिनाटी। कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया में एक सीक्रेट और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की सरकारों, बड़ी बड़ी कंपनियों, यहाँ तक कि मशहूर लोगों को भी पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं और इसी ऑर्गेनाइजेशन को ही इल्यूमिनाटी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य नई विश्व व्यवस्था यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना है ताकि पूरी दुनिया पर राज कर सकें बिना किसी के नजर में आए। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इल्यूमिनाटी पर भरोसा करते हैं उन्हें ही कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इन संगठनों को हमारे बीच जिंदा रखा है। जिज्ञासुओं, अभी तक हमने 9 अननोन मैन की घटना पर बात की, लेकिन यह घटना मिथ है या फिर रियलिटी, आइए समझते हैं। जिज्ञासुओं, 9 अननोन मैन की घटना को महान सम्राट अशोक से जोड़ा गया है, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात है कि सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख या फिर भारतीय प्राचीन ग्रंथों में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख खुदवाए थे जिनमें बौद्ध धर्म, नैतिकता और शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, लेकिन किसी भी शिलालेख में 9 अननोन मैन या फिर साइंस को छिपाने की बात नहीं कही गई है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह कहानी कहां से आई और इतनी पॉपुलर कैसे हुई। साल 1923 में तालबोट मुंडी की एक बुक पब्लिश होती है, द 9 अननोन, और इसी बुक में 9 अननोन मैन की कहानी का सबसे पहला जिक्र मिलता है। हालांकि तालबोट मुंडी ने इस बुक को लिखने से पहले कुछ साल भारत में बिताए थे। इसके बेस पर यह कहना गलत होगा कि यह नॉवेल काल्पनिक न होकर प्योर रियलिटी पर आधारित है। इसके बाद 1960 में लुई पॉवेल्स और जैक्स बर्गियर ने अपनी पुस्तक द मॉर्निंग ऑफ मैगजीन में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि इन 9 लोगों ने पॉप सिल्वेस्टर सेकंड से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी और उन्होंने पॉप को कुछ अजीबोगरीब गैजेट्स दिए थे जो कि सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित थे और उन्हीं गैजेटों में से एक कंप्यूटरीकृत कांस्य का सिर था, यानी कि ह्यूमन हेड जैसा कोई एक यंत्र जो कि हाँ या ना में किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम था। पॉप उन गैजेटों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। जिज्ञासुओं, अगर इस किताब को छोड़ दिया जाए तो हम पाते हैं कि पॉप सिल्वेस्टर सेकंड कभी भारत आए ही नहीं, तो उनका इस सीक्रेट सोसाइटी से मिलना और इस प्रकार के गैजेटों के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और चलो मान लेते हैं कि पोप सिल्वेस्टर सेकंड कभी भारत आए थे, तो सबसे बड़ा सवाल है ये 9 लोग इनसे ही क्यों मिले, जबकि उन लोगों को सम्राट अशोक का आदेश था कि वे अपनी पहचान किसी के सामने रिवील नहीं कर सकते हैं। सो दैट दिस साउंड्स वेरी इलॉजिकल। दोस्तों, जहां तक मैंने रिसर्च की वहां तक पाया
कि यह कहानी महज एक इमेजिनेशन है और रियलिटी के आसपास तो क्या, दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, राइटर्स ने इस इमेजिनेशन को हमारे सामने इतने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है कि वह रियल प्रतीत होती है, और यही तो आर्ट है।